Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Amara Wahid. My roll number is 862998. I'm from BS Chemistry 8th semester evening. The topic of my presentation is Principle of Differential Thermal Analysis. डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि थर्मल एनालिसिस क्या है। थर्मल एनालिसिस मटेरियल साइंसेस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टेम्परेचर के चेंज के लिहाज से देखते हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या चेंज आ रहा है। इसको डिस्कस करने के लिए बहुत से मेथड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये मेथड इस लिहाज से यूज़ किए जाते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी को मेजर किया जा रहा है। तो प्रॉपर्टी के लिहाज से फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर अगर टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या चेंज आएगा। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस के अंदर डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी और लॉस फैक्टर को देखते हैं कि इनके टेम्परेचर के चेंज से इन दोनों फैक्टर्स के अंदर क्या चेंज आएगा। उसके बाद है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस के अंदर फिर टेम्परेचर डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के अंदर हीट फ्लो चेंजेस को देखते हैं। उसके बाद डायलोमेट्री के अंदर वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर चेंज देखते हैं। डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर हम लॉस मॉड्यूलस वर्सेस टेम्परेचर टाइम एंड फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है वो टेम्परेचर चेंज को देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से इनके अंदर क्या डिफरेंस आता है। इवॉल्व्ड गैस एनालिसिस। इवॉल्व गैस एनालिसिस के अंदर कि जब भी कोई मटेरियल जो है वो हम हीट करते हैं तो हीटिंग के दौरान उसमें से कोई ना कोई गैस जो है वो इवॉल्व होती है, तो वो जो गैस है उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और ये जो होती हैं गैसेस होती हैं यूजली डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट होती हैं, तो उस गैस को हम एनालाइज करते हैं। लेज़र फ्लैश एनालिसिस, इसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी को देखते हैं। 8th फैक्टर इसका थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसके अंदर मैस चेंज वर्सेस टेम्परेचर और टाइम, यानी कि टाइम और टेम्परेचर के लिहाज से जो मैस है उसके अंदर क्या चेंज आता है। और लास्ट वन है थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस। इसके अंदर डायमेंशनल चेंज वर्सेस टेम्परेचर एंड टाइम, यानी टेम्परेचर और टाइम के लिहाज से डायमेंशनल में क्या चेंज आ रही है उसकी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। तो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस क्या होता है कि इसके अंदर डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस के अंदर दो मटेरियल्स होते हैं। एक सैम्पल मटेरियल होता है, एक रेफरेंस मटेरियल होता है। इन दोनों मटेरियल के दरमियान हमें टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो मालूम करना होता है कि जब दोनों मटेरियल एक ही सिस्टम के अंदर रखे हुए होंगे, चाहे वो हीटिंग सिस्टम हो या कूलिंग सिस्टम हो। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सैम्पल एंड द रेफरेंस मटेरियल इज़ रिकॉर्डेड while both subjected in the same heating material। कि जब एक ही सिस्टम के अंदर सेम हीटिंग सिस्टम कि जब एक ही सिस्टम के अंदर दो सैम्पल और रेफरेंस मटेरियल रखे हुए होंगे तो उनके जो टेम्परेचर के दरमियान चेंज है, तो डिफरेंस है, वो हम डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में देखते हैं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल की थ्योरी को पढ़ने से पहले हम इसकी डायग्राम के ज़रिए इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ये ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है, स्क्वायर है, ये इसको हम फर्नेस बोलते हैं। यहाँ पर दो तरह के सेल्स हैं, ये रेफरेंस सेल है और ये सैम्पल सेल है। यहाँ पर थर्मोकपल अटैच होता है। थर्मोकपल का हमें पता है कि हम टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब दो सेल हैं यहाँ पर, एक रेफरेंस सेल और एक सैम्पल सेल। रेफरेंस सेल के अंदर हम रेफरेंस मटेरियल को रखते हैं और सैम्पल सेल के अंदर हम उस सैम्पल मटेरियल को रखते हैं जिसे हमने एनालाइज करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर दिया जाता है। जब टेम्परेचर दिया जाता है तो रेफरेंस सेल का और सैम्पल सेल दोनों का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है।
अब यहाँ पर जो रेफरेंस सेल है इसके बारे में हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। इस तरह होना चाहिए कंसिस्टेंट कि अगर इसका टेम्परेचर चेंज करें तो इसके अंदर कोई चेंजेस ना आए, कोई केमिकल चेंजेस ना आए इसके अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर दिया है तो सैम्पल मटेरियल का टेम्परेचर भी 100 डिग्री हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर 150 डिग्री टेम्परेचर दिया है तो सैम्पल का टेम्परेचर भी 150 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर रेज़ करेगा तो 150 डिग्री पर हो जाएगा तो जो सैम्पल सेल है उसके अंदर सैम्पल मटेरियल के अंदर रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रेफरेंस टेम्परेचर है उसके अंदर किसी भी किस्म का चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन सैम्पल सेल के अंदर जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये जो रिएक्शन है ये दो तरह के हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, एनर्जी अपने सराउंडिंग में ये एनर्जी को रिलीज़ करता है। और एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये दो तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। अब अगर हमारे पास हम फर्स्ट करते हैं कि यहाँ पर जो रेफरेंस टेम्परेचर है वो 150 डिग्री है और सैम्पल टेम्परेचर भी 150 डिग्री है। अब रिएक्शन हमें पता है कि दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ की एग्जांपल लेते हैं कि सैम्पल सेल है इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये हीट जो है वो रिलीज़ करेगा। तो और जब ये हीट को रिलीज़ करेगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो रेज़ कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर 150 है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होकर 155 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यानी ये अब यहाँ पर देखें 150 से 155 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर जो टेम्परेचर का 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस आया। तो यही वो डिफरेंस है जो हमने यहाँ पर मेजर करना। और अगर हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर 150 से जो क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी होती है या जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी जो हीट है उसकी डेफिशिएंसी है, कम है। तो जब ये एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से तो इसके अंदर जो हीट है वो कम हो जाएगी। तो 150 टू इसका जो टेम्परेचर है वो नीचे 145 पर फॉर एग्जांपल चला जाएगा। तो यहाँ से फिर 150 टू 145 ये चेंज आ रहा है। तो यहाँ से फिर ये टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। तो यही वो टेम्परेचर डिफरेंस है जो हम डाइलेक्ट्रिक थर्मल डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस के अंदर मेजर करते हैं। अब उसके थ्योरेटिकली हम इसको देख लेते हैं। The basic principle involved in DTA is the temperature difference between the test sample and the reference sample। यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करने के लिए टेस्ट सैंपल और रेफरेंस सैंपल के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है आफ्टर रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको मेजर करने के लिए अंडर कंट्रोल एंड आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, यानी ये दोनों एक ही हीटिंग या एक ही कूलिंग सिस्टम के अंदर रखे गए हैं। इनकी जो कंडीशन है, एनवायरनमेंट है वो सेम है। continuously as a function of temperature and time. Thus the heat absorbed or emitted by the chemical
केमिकल सिस्टम इज़ डिटरमाइंड। यहाँ से अब जो हीट जो है वो इवॉल्व हुई है या इमिट हुई है, एब्जॉर्ब हुई है या इमिट हुई है, तो उसको हम देखते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ से जो जब टेम्परेचर 150 टू 155 तक चला जाएगा, तो इस तरह हम जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इफ़ एनी रिएक्शन टेक प्लेस इन द सैंपल, then the temperature difference will occur between the sample and reference cell। तो यहाँ पर भी जब केमिकल रिएक्शन हुआ है एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, तो जो टेम्परेचर है उसके अंदर डिफरेंस आया है। तो सैंपल सेल और रेफरेंस सेल का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो गया। अगर हमारे पास दो तरह के रिएक्शन आएंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर हमने क्या यहाँ पर एग्जांपल में पढ़ा था कि ये यहाँ पर जो टेम्परेचर है सैंपल का वो लोअर हो जाएगा रेफरेंस मटेरियल के अंदर, यानी कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा उसके अंदर जो डेल्टा टी है, चेंजिंग टेम्परेचर है, वो नेगेटिव वी के बराबर होगा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर जो रेफरेंस मटेरियल है उससे सैंपल मटेरियल का टेम्परेचर हायर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो पॉजिटिव वी ही होगा। यहाँ पर एक नेगेटिव वी होगा और एक पॉजिटिव वी होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ आता है। ग्राफ किनके दरमियान है? टेम्परेचर के दरमियान। हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस के ऊपर फर्नेस का टेम्परेचर, जो हमारा जो जिस इन्वायरमेंट में हमने उनको रखा हुआ है, रेफरेंस सेल को और सैंपल मटेरियल को या रेफरेंस मटेरियल को, उसका टेम्परेचर यानी कि फर्नेस का टेम्परेचर होगा। और यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर होगा। अब जो चेंज इन टेम्परेचर है ये दो आएगा, यहाँ पर ज़ीरो होगा, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होगी और नीचे नेगेटिव वैल्यू होगी। जहाँ पर ज़ीरो होगा यहाँ पर जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो जैसे ही जो स्ट्रेट लाइन है अगर तो वो बिलो है मेन लाइन के, तो जो अगर वो बिलो है मेन लाइन के, तो इसका मतलब है जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कि इसके अंदर जो ही सैंपल का टेम्परेचर, सैंपल सेल है उसका जो प्रोसेस है, टेम्परेचर है वो लोअर है रेफरेंस सेल से। तो ये जो अगर पीक जो है वो बिलो थी में होगी मेन लाइन, तो जो पीक होगी वो एंडोथर्मिक होगी। लेकिन अगर जो पीक है वो अबव होगी मेन लाइन, तो जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर ये जो पीक्स हैं ये हमें कुछ बताती हैं कि जो रिएक्शन है वो किस तरह के हो सकते हैं। तो अगर तो ये जो शार्प एंडोथर्मिक पीक होंगी, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा और जिसकी जो पीक होगी वो शार्प होगी, ब्रॉड नहीं होगी, तो ये हमें इस चीज़ के बारे में बताएगी कि जो ट्रांजिशन हुई है, मेल्टिंग हुई है या फ्यूजन हुई है, यानी कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से जो मटेरियल है वो दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर चला गया है। और अगर तो पीक्स जो हैं वो ब्रॉड होंगी तो वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, यानी कि यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगी। डिहाइड्रेशन हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ से वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। और अगर और हमें ये भी बताता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर।